हेलो फ्रेंड्स, मैं रामनिवास स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान राष्ट्रीय नेशनल सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 4-5 वीडियो में पूरे सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, वो भी फुल डिटेल में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें जो पिछले महीने की है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। और अभी राजस्थान में होने वाले एग्जाम, पशु परिचर हो, चाहे सीटी हो, चाहे आरएएस परी हो, पशु परिचर और आरएएस परी में तो लगभग ये 20% योगदान देने वाला है करंट अफेयर्स। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली खबर है, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव को 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो कोविंद समिति बनी थी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उनकी जो सिफारिशें थी, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। तो इसमें आगे होने वाले जो सत्र होंगे संसद के, उसमें इस बिल को रखा जाएगा। तो इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया, अब इसको संसद में रखा जाएगा। तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशें क्या क्या है? रामनाथ कोविंद समिति ने सिफारिशें दी थी, लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाएं, और उसके बाद में 100 दिनों में, उसके बाद के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो इसके लिए कोविंद समिति ने 2 विधेयकों द्वारा संविधान संशोधन करने की सिफारिश की थी। 2 विधेयकों द्वारा संविधान संशोधन। इसमें पहला विधेयक, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए, इसमें क्या करना होगा, कुछ राज्य विधानसभाओं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष 2029 तक होगा नहीं, उनको पहले समाप्त करना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका 5 महीने पहले होगा, इनको बढ़ाना होगा। इसके लिए जो संविधान संशोधन करना है, इसके लिए पहला विधेयक है। इसमें आधे राज्यों का अनुमोदन है, उसके लिए इस पहले संविधान संशोधन में आवश्यकता नहीं होगी। ये दूसरा विधेयक होगा ना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के बाद में 100 दिनों के भीतर पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव साथ में करवाने हैं। उसके लिए ये राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची के विषय पर संशोधन करने के लिए संसद को आधे राज्यों के द्वारा समर्थन लेने की आवश्यकता होती है। तो इस विधेयक पर आधे राज्यों का समर्थन लेना होगा। तो इसलिए ये 2 विधेयक की बात कही गई है। कोविंद समिति ने कुल 15 संशोधनों की सिफारिश की है। कोविंद समिति ने कुल कितने संशोधन? 15 संशोधनों की सिफारिश की है। और वैसे हमारे 1951 से 1967 के दौरान राज्यों के और लोकसभा के सभी चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद 1967 के बाद कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई, उसके बाद में लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई, तो ये चुनाव एक साथ होने बंद हो गए। और तब से अलग अलग समय, पूरे 5 साल हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। तो ये हमारा पूरा देश चुनावी मोड में बना रहता है। तो इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए एक देश एक चुनाव की ये संविधान संशोधन किया जाएगा। और एक देश एक चुनाव, जिसमें सभी पार्टियों से अनुमति ली जाएगी, देश की जनता से राय जानी जाएगी। उसके बाद में अगर संशोधन होता है तो एक देश में एक चुनाव 2029 तक संभव हो पाएगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग है, एसबीआई बैंक है, उसका एक आर्थिक अनुसंधान विभाग है, उसके द्वारा जनसंख्या की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें क्या कहा गया? 1971 में हमारी वृद्धि थी 2.20%, वार्षिक वृद्धि दर थी। वार्षिक वृद्धि कितनी थी 1971 में? 2.20%, जो 2024 में कितनी हो गई है? 1%। वार्षिक वृद्धि दर हमारी जितनी जनसंख्या थी 1971 में, उसकी 2.20% बढ़ रही थी, जो 2024 में अभी वर्तमान में जो एसबीआई की अनुसंधान विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके अनुसार अभी 2024 में हमारी वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 1% का अनुमान है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? औसत आयु, भारत की औसत आयु 2011 में थी 24 वर्ष, 2011 में 24 वर्ष थी, जो अब 2024 में बढ़कर 28 वर्ष होने का अनुमान है। मतलब भारत की औसत उम्र
औसत उम्र पहले 2011 की जनगणना के अनुसार 24 वर्ष थी, जो अब 2024 में 28 वर्ष होने का अनुमान है। लेकिन फिर भी भारत विश्व में सबसे युवा देशों में गिना जाएगा, सबसे युवा देशों में, क्योंकि 2023 में यूरोप की औसत उम्र 42 वर्ष है। भारत की जहां 28 वर्ष है, वहीं यूरोप की औसत उम्र 42 वर्ष है, उत्तरी अमेरिका की 38 वर्ष है और एशिया में 32 वर्ष है और वैश्विक स्तर पर यह 30.4 वर्ष है। भारत की 28 वर्ष है, इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में औसत उम्र यानी पूरी जनसंख्या में उनकी पूरी जनसंख्या की औसत उम्र निकाली जाती है, तो भारत की औसत एवरेज उम्र 28 वर्ष आ रही है अभी, तो इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 35 वर्ष से कम के युवाओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन में युवा कम है, वर्ध ज्यादा है, लेकिन भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें 0 से 14 साल, 0 से 14 साल के 2024 में 24.3% है, जो 2011 में 30.9% थी कुल जनसंख्या का। अभी 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 24.3% है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय 0 से 14 साल के बच्चों की संख्या 30.9% थी, तो इसीलिए हमारी औसत एवरेज उम्र बढ़ गई है। कामकाजी आबादी जो 15 से 59 वर्ष की होती है आबादी, उसको कामकाजी आबादी कहा जाता है, तो वो 2024 में 91 करोड़ है, जो कुल आबादी का 67% है। कामकाजी आबादी 67% है, जो 15 से 59 वर्ष की है। और केरल में सर्वाधिक बुजुर्ग है, 16.5% बुजुर्ग है। केरल की कुल आबादी है उसका 16.5% बुजुर्ग है। भारत में सभी राज्यों का देखें तो सब सर्वाधिक प्रतिशत में बुजुर्ग केरल में है, और राजस्थान में 8.6% बुजुर्ग आबादी है। और देश की शहरी आबादी 2011 में 31.1% थी, जो बढ़कर 37% हो गई है। और चंडीगढ़ 100% शहरी आबादी हो गया, और दिल्ली 99.7% शहरी आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी चंडीगढ़ में 100% शहरी आबादी हो चुकी है। गोवा में 76% शहरी आबादी है, जो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य है, और राजस्थान में 26.8% शहरी आबादी है। तो ये रिपोर्ट थी एसबीआई की, जिस पर हमने चर्चा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष 5 राज्य है, जिसमें शीर्ष है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। शीर्ष आप ध्यान में रखना, केरल, तमिलनाडु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा यह जारी किया जाता है, और जिसमें टॉप पे है केरल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जिसको जारी करता है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। भाई साइबर सुरक्षा में हम कौन से स्थान पे? सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, वो जारी करता है। तो जिसमें भारत को टियर 1 का दर्जा मिला है, टियर 1 का दर्जा मिला है भारत को। तो भारत इस सूचकांक में 100 में से 98.49 का स्कोर हासिल किया, तो भारत को रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इसमें पिछले वर्ष भारत का स्कोर था 97.5। तो ये 2024 में टियर 1 में कुल 46 देशों को रखा गया है, जिसमें एक भारत है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है, जिसमें भारत को कौन सा दर्जा मिला है? टियर 1 का दर्जा मिला है। वो 95 से 100 तक जो भी देश अंक लाता है उसको टियर 1 में रखा जाता है। इस प्रकार 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है, जिसे रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस होता है, उसके अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा की। यह दूसरा संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? यह दूसरा संस्करण था, जिसमें 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 36 गांवों को विजेता घोषित किया गया। कितने गांवों को? 36 गांवों को विजेता घोषित किया गया है। और यह कब जारी किया गया? 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। तो यह सामुदायिक पर्यटन, इसमें 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया टोटल।
जिसमें जो सामुदायिक पर्यटन श्रेणी है उसमें राजस्थान का देवमाली गांव है जो अजमेर जिले में है, देवमाली गांव अजमेर जिले में, उसको विजेता घोषित किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, देवमाली गांव अजमेर को सामुदायिक पर्यटन श्रेणी में। तो ये थी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024। इसमें कुल 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। गिर आरक्षित क्षेत्र, गिर आरक्षित क्षेत्र जो गुजरात में है उसके पास के 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गिर आरक्षित क्षेत्र है उसके पास के जो एरिया है उसको 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उसमें अब कॉमर्शियल वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, कॉमर्शियल गतिविधि नहीं हो पाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। दलितों पर अत्याचार की रिपोर्ट, एक दलितों पर अत्याचार की रिपोर्ट आई है जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है ना, वो हर वर्ष आंकड़े जारी करता है। तो उसके 2022 के आंकड़ों पर अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या होता है, केंद्रीय न्याय और अधिकारिता विभाग जो SC/ST समुदाय पे जितने अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं उसके अनुसार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये मामले दर्ज हो कुल 2022 में 51,656 मामले 51,656 मामले दर्ज हुए। उनमें से 12,287 मामले केवल उत्तर प्रदेश में थे। कितने? 12,287 मामले केवल उत्तर प्रदेश में थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के 9635 मामले दर्ज किए गए। उनमें से 2979 मामले केवल मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। यानी SC पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और ST पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। ये थी दलितों पर अत्याचार की रिपोर्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको सहायता देने के लिए न्यूनतम दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। तो ये वृद्धि दर कितनी है ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान की जो वृद्धि दर वो बहुत बार पूछी गई है। ये केंद्र सरकार की वृद्धि दर है। केंद्र सरकार श्रमिकों के लिए जो दर निश्चित करती है वो अलग होती है, राज्य सरकार जो दर निश्चित करती है वो अलग होती है। जो केंद्र सरकार की यह दर है इसमें अकुशल श्रमिक, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल 4 प्रकार के श्रमिकों को बांटा गया है, जिसमें अकुशल 783 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल 868 रुपए, कुशल 954 रुपए और उच्च कुशल 1035 रुपए प्रतिदिन। तो इसकी मासिक पूछ ले तो मासिक है अकुशल की 20,358 और अर्धकुशल की है 22,568, कुशल की है 24,804 और उच्च कुशल की है 26,910। लेकिन ये प्रतिदिन वाली है ना, ये ज्यादा पूछी जाती है, ये याद रखना आप। 783, 868, 954, 1035, 783, 868, 954, 1035, 783, 868, 954, 1035। दोस्तों ये दरें है ना वो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। कब से प्रभावी होगी? 1 अक्टूबर 2024 से। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट खबर पे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो नई दिल्ली में आयोजित था एक न्यायपालिका का 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया 1 सितंबर 2024 को। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा बनाया जिसमें झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत के संविधान की कॉपी, भारत के संविधान कॉपी। जो सुप्रीम कोर्ट के झंडे में क्या क्या शामिल है? अशोक चक्र शामिल है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत की फोटो और भारत के संविधान की कॉपी, इनको प्रदर्शित किया गया है। ध्वज का रंग नीला है, ध्वज का रंग कैसा है? नीला है। और इसमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया? अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत के संविधान की कॉपी। ये इंपॉर्टेंट लगाने वाला पूछा जा सकता है। और इसका प्रतीक चिन्ह भी, प्रतीक चिन्ह में क्या है? प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। ये 2 वाक्य देवनागरी लिपि में सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर अंकित है। क्या क्या? भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय।
इस ध्वज और प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली में, उसके द्वारा डिजाइन किया गया। इसको डिजाइन किसने किया? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। विधि आयोग के गठन को मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर देते हैं। तो 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 2024 से 2027 तक 3 साल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, क्योंकि 22वां विधि आयोग जो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया उसका कार्यकाल, तो इसके लिए 23वां विधि आयोग को गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें आयोग की संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और विधि आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होते हैं। मतलब सेवारत न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष पे और पूर्णकालिक सदस्यों पे। एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और इस विधि आयोग का कार्य क्या होता है? देश की कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करेगा और उसमें न्यायोचित परिवर्तनों का सुझाव देगा। यह विधि आयोग का कार्य होता है। कि विधि आयोग के बारे में अन्य जानकारी यह है कि विधि आयोग एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है। तो विधि आयोग कैसा निकाय है? एक गैर सांविधिक कार्यकारी निकाय है, क्योंकि जिसको मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति के आदेश पर गठित किया जाता है उसको कार्यकारी निकाय कहा जाता है। और सांविधिक निकाय वो होता है जो संसद में एक्ट पारित करके किया जाता है, वो होता है सांविधिक निकाय। और संवैधानिक निकाय कौन सा होता है? जिसका उल्लेख संविधान में हो, जैसे हमारे आरपीएससी है, यूपीएससी है, ये संवैधानिक निकाय है। जैसे हमारे ये मानवाधिकार आयोग है, ये हमारे सांविधिक निकाय है, क्योंकि 1993 के एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये कार्यकारी निकाय जैसे नीति आयोग है, ये विधि आयोग है, ये कार्यकारी निकाय है, क्योंकि ये एक कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित होते हैं, इसके लिए संसद में एक्ट नहीं लाया जाता। तो ये विधि आयोग कैसा निकाय है? एक कार्यकारी निकाय है, जिसके लिए संसद में कोई एक्ट नहीं लाया गया था। ये केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा ही गठित किया जाता है। और इसकी सिफारिशें सलाहकार पर करती होती है, केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। और पहला विधि आयोग 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस मैकाले। पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? 1834 ईस्वी में। अभी कौन सा विधि आयोग है? अभी 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट खबर पे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित किया गया है। अभी जो कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में नर्स को जो बलात्कार और वो मर्डर का मामला आया था, जिसमें बलात्कार के बाद नर्स की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में बंगाल में विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पारित किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है एंटी रेप बिल में? इसको 3 सितंबर को पारित किया गया, ये डेट तो पूछी नहीं जाएगी। इस विधेयक में गंभीर बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड और त्वरित जांच पूरी करने के लिए विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन। गंभीर बलात्कार का मामला, उसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। और जांच पूरी जल्दी से जल्दी जांच पूरी करने के लिए विशेष पुलिस टास्क फोर्स गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। और अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी दी जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। दरिंदगी करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान है। दरिंदगी करते हैं उसके खिलाफ 36 दिनों में सजाए मौत का प्रावधान है। और जो अपराधी की मदद करता है उसको 5 साल की कैद, जो अपराधी की मदद करता है तथ्य छुपाने में या कुछ अलग, तो उसको 5 साल की कैद का प्रावधान है। और हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। और महिलाओं पर अगर कोई एसिड अटैक करता है तो उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा यह एंटी रेप बिल पारित किया गया है, जिसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने और सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है, ताकि अपराधियों में डर का माहौल हो। यह ना हो कि उसके मामला बढ़ता ही रहेगा, तारीख के बाद तारीख आती रहेगी। ऐसा न करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में लागू होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट खबर पे।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो जनजातीय समुदायों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के सुधार हेतु 2024 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनजातीय बहुल है 549 जिले, 549 जिले, 539 जिलों के 2740 ब्लॉकों के 63,000 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। जो जनजाति बहुल गांव है उनको शामिल किया गया है, जो पूरे देश में 549 जिलों में 2740 ब्लॉकों में 63,000 गांवों के लोगों को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। तो इसका उद्देश्य क्या है? पीएम जनमन योजना आई थी, जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, उससे उसकी जो सफलता है उसके आधार पर जनजातीय क्षेत्रों में समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है, उसी के आधार पर। इसलिए यह प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल होंगे और 17 मंत्रालयों द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इसका खर्चा होगा 79,156 करोड़ रुपए। वे होगा 79,156 करोड़ रुपए। दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। श्री विजयपुरम में जो हमारे अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब कर दिया है श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यह तो थी वर्तमान की खबर। अन्य जानकारी है इसमें, हमारे पिछले वर्ष 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती आती है हमारे 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार की 21 द्वीपों को हमारे जो परमवीर चक्र प्राप्त है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया। अंडमान निकोबार में जो छोटे छोटे 21 द्वीप थे जिनका कोई नाम नहीं रखा गया था, उनका नाम परमवीर चक्र विजेता जो हमारे पूरे देश के हैं, परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पे 2023 में मोदी जी ने 21 द्वीपों का नामकरण किया था। और उससे पहले दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप नाम था, उसको नाम कर दिया स्वराज द्वीप। और एक नील द्वीप था, उसका नाम कर दिया शहीद द्वीप। और एक रोस द्वीप था, उसका नाम कर दिया सुभाष चंद्र द्वीप नाम कर दिया। तो इस प्रकार 2018 में 3 द्वीपों के नाम बदले, 2023 में 21 द्वीपों के नाम बदले और अभी उसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया श्री विजयपुरम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और यहाँ पे एक जेल है, उसका नाम है सेलुलर जेल में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको रखा जाता था और इस जेल में दी गई सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। तो यह था श्री विजयपुरम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट में ये शामिल चीता, टाइगर और ये शेर, बाघ, पैंथर, इस प्रकार के जो बड़े जो बिल्ली की श्रेणी में आते हैं, इसको बिग कैट में शामिल किया गया। बिल्ली, बड़ी बिल्लियां कहा जाता है इनको, चीता को, शेर को, इनको सबको बिग कैट अलायंस में इनको बचाने के लिए, इन बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए इनके लिए एक अलायंस बनाया गया है जिसमें भारत शामिल हो गया है। और इस अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हो चुके हैं? अब तक 4 देश शामिल हो चुके हैं, भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। ये बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुके हैं 4 देश, और ये बिग कैट को बचाने के लिए अलायंस बनाया जा रहा है। दीप ज्योति क्या है दोस्तों? दीप ज्योति है प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक बछड़े ने जन्म लिया, उसको नाम दिया गया दीप ज्योति। प्रधानमंत्री मोदी जो पीएम का आवास होता है उसमें गायें रखते हैं, वहां पे एक बछड़े का जन्म हुआ, उसको नाम दीप ज्योति दिया गया है। आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है जिसमें गरीब परिवारों का बीमा किया जाता है, उसमें केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। कितने वर्ष से अधिक उम्र के? 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे सीएजी है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक है वर्तमान में भारत के, गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी, उनको
एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों के संगठन है ASOSAI, उसकी अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता इनको सौंपी गई है, जो 25 सितंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर उन्होंने संभाल लिया है। तो यह 2024 से 2027 तक एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता करने वाले कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। दोस्तों ये हमारा था पहला वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस प्रकार हम डिटेल में इसी प्रकार इस पूरे सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 4-5 दिनों में लगातार वीडियो डालूंगा मैं, तो उसमें हमारा पूरा सितंबर कवर हो जाएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पे मैं पढ़ने के लिए अन्य भी बहुत मैटर डालता हूं, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको वो वीडियो मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।